are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं. सकते हो कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है ऑर्गन्स का, अगर वो अफेक्टेड है तो आप बोल सकते हो कि अपीयरेंस होता है बहुत सारे साइंस के, बहुत सारे सिम्टम्स के, और हम लोग बोलते हैं कि अब ये पर्सन अनहेल्दी है, फिट नहीं है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि इसे कोई बीमारी है, राइट. तो ये जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हो, आप इन्हें ब्रॉडली ग्रुप कर सकते हो इनटू 2. नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नंबर 2 नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट. अगर हम लोग डिजीज की बात करें विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इजिली ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है. इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल देखें तो दैट इज एड्स, ठीक है, ये फेटल होता है. वहीं अगर हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज कैंसर, ठीक है. कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, राइट. कॉमन डिजीज की बात करी जाए अगर ह्यूमंस के अंदर तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर काफी सारी डिजीज कॉज करते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, दैट कुड बी प्रोटोजोन्स, हेल्मिंथीज एक्सेट्रा, राइट. एंड इन्हें नाम दिया जाता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस के अंदर, जो कि लाइफ लिविंग बीइंग के अंदर आप बोल सकते हो डिजीज कॉज करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है पैथोजेंस, ओके. अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अलग अलग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट. सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव साल्मोनेला टाइफी जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. ये साल्मोनेला टाइफी क्या करता है? इट कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है. तो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी. क्या करता है? टाइफाइड डिजीज करता है एंड टाइफाइड फीवर कॉज करता है किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है. जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो उसके अंदर कौन से साइंस देखने को मिलते हैं? तो उसके अंदर सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, ठीक है, 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस. वीकनेस देखने को मिलती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होता है. तो ये सारे के सारे सिम्टम किस डिजीज के हैं? टाइफाइड के, ठीक है. टाइफाइड फीवर को अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको एक टेस्ट करना पड़ता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है. ये किस लिए, ये क्या करते हैं? दीज बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज दैट इज निमोनिया, ठीक है. निमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है. ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट्स द एल्वेलाई, ठीक है, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स, ठीक है. सिम्टम्स की बात करें अगर हम लोग निमोनिया की तो इसके अंदर फीवर आता है, चिल्स आते हैं, कोल्ड कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है. सीवियर केसेस के अंदर निमोनिया में क्या होता है कि जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं दे में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ओके. और बाकी बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम देखे जाएं तो आपकी बुक के अंदर दे रखा है डिसेंट्री, प्लाक हो गया, डिप्थीरिया हो गया. ये सभी के सभी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो कि मेन के अंदर पाई जाती है, ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, राइट. अब हम लोग अगर वायरस की बात करें तो बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर.
ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज कोरोना वायरस, राइट, आप लोग फेमिलियर है कोरोना वायरस से। सो अदर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस क्या है? दे रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स दैट इज कॉमन कोल्ड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन कोल्ड इज कैन बी कॉज्ड बाय, तो किसके थ्रू होता है? राइनो वायरस के थ्रू, ठीक है। कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है? आई एम श्योर सबको हुआ होगा कभी ना कभी। सो दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्ट करते हैं नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन इसके अंदर लंग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉमन कोल्ड के अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें, साइंस की बात करें तो दैट कैन बी नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट हो सकता है, ठीक है, हॉर्नेस हो सकती है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, राइट। और ये कब तक रहता है? इसका ड्यूरेशन मान के चले तो दैट कैन बी 3 to 7 days, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ह्यूमन डिजीज जो होती हैं दैट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स टू, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, ठीक है। मलेरिया किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मोडियम, राइट। ये क्या है प्लाज्मोडियम? ये एक टाइनी प्रोटोजोन है। बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि प्लाज्मोडियम की पाई जाती हैं। 3 स्पीशीज का नाम दिया गया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड थर्ड इज फेल्सीपेरम, ठीक है। ये 3 टाइप के आपके पास प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है। इन तीनों के अंदर से मेलिग्नेंट मलेरिया जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल, ठीक है, बहुत सीरियस होता है। अब अगर हम लोग बात करें तो आपकी बुक के अंदर एक लाइफ साइकिल दी गई है अबाउट द प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइट। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्लाज्मोडियम जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट क्या है? ये एक इन्फेक्शियस फॉर्म है, ओके। किसके थ्रू आता है? किससे आता है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। दैट मीन्स कि प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है? एनोफिलीज मस्क्यूटो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी फीमेल, ठीक है। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। ये जो पैरासाइट होता है ये किस सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है? ये मल्टीप्लाई करता है विद इन दी लीवर सेल, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के बाद ये किस पे अटैक करता है? इट अटैक्स ऑन दी आरबीसीज, ठीक है। एंड जैसे ही आरबीसीज पे अटैक करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो होते हैं वो फट जाते हैं, उनका रप्चर हो जाता है। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिन सब्सटेंस जिसे आप नाम देते हैं हीमोजोइन। जैसे ही आरबीसी का रप्चर हुआ एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे नाम दिया जाता है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन जो होता है ये क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। इससे रिस्पॉन्सिबल है, चिल एंड हाई फीवर आता है इस हीमोजोइन की वजह से। और ये जो फीवर होता है ये रियकर करता है इन एवरी 3 to 4 days, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो बाइट्स एन इन्फेक्शियस पर्सन। अब अगर फीमेल एनोफिलीज ने एक इन्फेक्शियस पर्सन को बाइट कर लिया तो क्या होगा? ये जो पैरासाइट होंगे ये मस्कीटो की बॉडी के अंदर चले जाएंगे फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई within them to form sporozoite that are stored in their salivary glands। और कहाँ स्टोर किए जाते हैं? salivary gland के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो जैसे ही ये मस्क्यूटो ह्यूमन को बाइट करेंगी ये जो स्पोरोजोइट्स होंगे ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे बॉडी के अंदर, पर्सन की बॉडी के अंदर। और क्या होगा फिर? जो इवेंट्स थे, हमने जो इवेंट्स देखे वो वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल, ओके। कंप्लीट लाइफ साइकिल आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और दे रखा है, द फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो इज द वेक्टर, ठीक है। वेक्टर वर्ड किस लिए यूज करते हैं? ऐसा एजेंट जो कि ट्रांसमिट कर रहा है किसी ना किसी चीज को, राइट। तो यहाँ पे वेक्टर किस लिए यूज में लिया जा रहा है कि ये जो फीमेल एनोफिलीज है ये क्या कर रही है? ये डिजीज कॉज कर रही है, ठीक है, एज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट वर्क कर रही है, ओके। सो ये आपको लाइफ साइकिल दिखाई हुई है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास दिया गया है एंटमीबा हिस्टोराइटिका। ये भी एक प्रोटोजोन है, पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये
एमीबाइसिस करता है, एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स इंक्लूडेड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स, ठीक है, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, राइट। हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो इसके मैकेनिकल कैरियर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस एक कॉमन राउंड वर्म है, ठीक है। वॉचिलेरिया क्या है? फिलेरियल वर्म है। इसके बारे में आपने क्लास 11th में स्टडी किया था, ओके। अब वापस रिवाइज कर सकते हैं, ओके। ये कुछ हेलमिंथ्स हैं जो कि पैथोजेनिक हैं चू में। एस्कैरिस क्या है? एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि एस्कैरिसिस कॉज करता है। सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, एज वेल एज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। वॉचिलेरिया की बात करें तो वॉचिलेरिया के अंदर आपकी बुक के अंदर 2 स्पीशीज का नाम मेंशन किया है, दैट इज बेनक्रॉफ्टाई एंड मिलाई, ठीक है। ये ऐसे फिलर वर्म्स हैं जो कि स्लोली डेवलप करते हैं एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं इन द ऑर्गन्स एंड दे लिव फॉर द मेनी ईयर्स, ठीक है। यूजुअली इनके अंदर क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स और जो लोअर लिम्ब होता है उसको इफेक्ट किया जाता है एंड जो डिजीज होती है उसे नाम दिया जाता है एलिफेंटियासिस या फिर फिलियारिसिस, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, ओके। Many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for the ringworm. Very important, ringworm कौन सी फंजाई करती है? सबसे पहले ringworm is caused by fungus and fungus में आपके पास कौन कौन सी फंगस हो सकती हैं, कौन से जेनरा हो सकते हैं? Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton, okay? Ringworms जो होते हैं are generally acquired from soil by using the same towel, cloths and even the comb of the infectious individuals, right? So अगर आप देख रहे हो कि ये चीजें हो रही हैं, अगर आप टावल यूज कर रहे हो, एक दूसरे का कॉम्ब यूज कर रहे हो, अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो उन चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हो? आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी होती है, राइट। पब्लिक हाइजीन भी आप लोगों को मेंटेन करनी चाहिए, दैट इंक्लूड्स द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, ठीक है। आप बोल सकते हो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स, दीज ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीजेस सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये होती हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी। अब हमारी बॉडी के अंदर मान लो डिजीज हो गई, बहुत सारी डिजीज हमने पढ़ ली। अब उस डिजीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी तो मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म चल रहा है ताकि हमारी बॉडी खुद से डिजीज से फाइट कर सके। तो ऐसा एबिलिटी, बॉडी की कंप्लीट एबिलिटी कि वो होस्ट के साथ फाइट कर रही है, ऑफ द होस्ट टू द फाइट द डिजीज, मतलब वो डिजीज से फाइट कर रही है, कॉजिंग द ऑर्गेनिज्म, कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम एंड जिसे नाम दिया जाता है इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपको बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपके पास 3 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। नंबर 1 फिजिकल बैरियर्स, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 सेल्यूलर बैरियर्स एंड नंबर 4 इज साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। 4 चीजें हैं। फिजिकल बैरियर के अंदर आपके पास इंक्लूडेड है स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्किन जो होती है दैट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। मेन बैरियर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। नंबर 2 इज इन केस ऑफ फिजिकल बैरियर वी हैव म्यूकस। म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? म्यूकस आपकी लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होती है, जीआई ट्रैक पे होती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक पे होती है। ये म्यूकस क्या करती है? ये जो म्यूकस होती है ये ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए। तो दैट इज अबाउट द फिजिकल बैरियर्स। नंबर 2 इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड बन रहा है, ठीक है, वो सलाइवा जो आपके पास, आप बोल सकते हो लिक्विड जो है माउथ के अंदर, सलाइवा एंड टीयर्स फ्रॉम द आईज, all are included in the physiological barrier and इनका काम क्या होता है? They all prevent the microbial growth, right? Third is cellular barriers. Cellular word से आपको समझ में आ रहा होगा कि we are going to discuss about the different kinds of cells present in our body. तो ऐसे cells होंगे आपकी बॉडी के अंदर जो कि आपको immunity provide करेंगे, आपको
इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएंगे। तो बहुत सारे टाइप के WBCs देखे जाते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए। इसके अलावा PMNL दैट इज न्यूट्रोफिल्स भी देखे जाते हैं, जो कि एज अ सेल्यूलर बैरियर एक्ट करते हैं। मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए, जो कि बॉडी को बचाते हैं फ्रॉम दी मैक्रो या फिर मैक्रोफेजेस आप बोल सकते हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 4 इज साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर आपके पास इंक्लूडेड होते हैं इंटरफेरॉन्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर आप बात करते हो तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दैट इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक, ठीक है। और ये इम्यूनिटी कैसे आती है? ये इम्यूनिटी आती है बाय दी मेमोरी, ठीक है। पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है। इनेट इम्यूनिटी कैसी थी? नॉन स्पेसिफिक थी, बाय बर्थ आपको पास थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप आफ्टर बर्थ गेन करोगे, ओके। सो अगर हम लोग बात करें कि हम बोल रहे हैं कि ये इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स जिसे नाम दिया जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है दिस इज इन दी लो इंटेंसिटी, ठीक है। अब जैसे ही बार बार वो दूसरी बार बीमारी हुई तो अब क्या होगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जैसे ही आया आपकी बॉडी पहचान जाएगी और उसे इम्यूनिटी मिल जाएगी, राइट। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocytes, that is B lymphocyte as well as T lymphocytes, ठीक है। B lymphocytes जो होते हैं they produce an army of protein in response to the pathogen in the blood to fight with them, and these are known as antibodies, ठीक है। आपको पता है एंटीबॉडीज बनती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि क्या करती है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडी मीन्स लाइफ, तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट? वो किस लाइफ के अगेंस्ट हो गई? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बन रही है, right? Each antibody has 4 peptide chains, 2 are light chain and 2 are heavy chain. एंटीबॉडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? H2 and N2, where H2 represents the 2 heavy chains and N2 represents the 2 light chains, right? बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, लाइक IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर HMI रिस्पॉन्स भी पाया जाता है, HIR and CMI, राइट। HIR इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एंड CMI के अंदर T लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड CMI होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or the dead microbe or the other protein, antibody are produced in the host body. This type of immunity is known as active immunity, ठीक है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी इज द रेडी मेड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर ही इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आप बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हो डायरेक्टली टू दी पर्सन, राइट। पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल की बात करो तो दैट इज क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या है? येलोइश फ्लूइड है, फर्स्ट मिल्क है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द प्रेग्नेंट, आप बोल सकते हो दैट इज सिक्रेटेड बाय द मदर, ठीक है। सो इसके अंदर ये जो क्लोस्ट्रम होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अबंडेंट एंटीबॉडीज पाई जाती है IgA। ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बात करें पैसिव इम्यूनिटी का, तो पैसिव इम्यूनिटी में इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स जो इंजेक्शन दिए जाते हैं पेशेंट्स को, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनिटी का, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एलर्जीज। एलर्जीज क्या होती हैं? ऐसा exaggerated response to the immune system to the certain antigen present in the environment is called allergy। किसी भी चीज से किसी को एलर्जी हो सकती है, दैट मीन्स कि एलर्जी में आपके पास कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक किसी को वाटरी नोज हो सकता है, किसी की स्किन रेड पड़ सकती है, इस तरीके के आप बोल सकते हो। स्नीज आना स्टार्ट हो सकती है, रनिंग नोज है, ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, ओके। और एलर्जी जो होती है, एलर्जी अगर किसी की बॉडी में हो गई है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है दैट इज IgE टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और एलर्जी को ठीक करने के लिए क्या ले सकते हैं? यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइंस, एड्रेलिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी।
बहुत सारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आप लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, जो कि वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि है स्प्लीन, लिम्फॉइड नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स के पास पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। ये क्या करते हैं, ये साइट प्रोवाइड करते हैं कि लिम्फोसाइट जो होंगे वो इंटरैक्ट करेंगे विद द एंटीजन। ठीक है, बोन मैरो जो है वो दैट इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। थाइमस जो है दैट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, थाइमस जो होता है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत लार्ज होता है, लेकिन ये एज के साथ विद एज ये डिक्रीज होता रहता है, इसका साइज डिक्रीज होता रहता है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि इम्यूनिटी स्लो हो रही है। ओके, देयर इज अ लिम्फॉइड टिश्यू also located within the lining of major tracts। बहुत सारे ट्रैक्ट है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी लोकेटेड है जो कि लाइनिंग के साथ मर्ज होते हैं, आप बोल सकते हो लोकेटेड होते हैं वहां पे, जिन्हें आप नाम देते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, और ये जो माल्ट होता है ये कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज इज एड्स। एड्स की सबसे पहले फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिम्टोम। ठीक है, सिंड्रोम जो है ये सिंड्रोम मीन्स अ सिम्टम, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। बहुत सारे सिम्टम्स जब किसी की बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो आप उसे नाम देते हैं सिंड्रोम। ठीक है, एड्स जो था फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world killing more than 25 million person। ठीक है, एड्स जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये किस ग्रुप का वायरस है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ रेट्रो वायरसेस। ओके, ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है सॉरी, HIV इन्फेक्शन किसके थ्रू हो सकता है, आप बोल सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शियस पर्सन। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स का, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स। ठीक है, ये ट्रांसमिशन की बात हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो HIV एड्स है ये किसके थ्रू फैल सकता है, इट कैन स्प्रेड ओनली थ्रू दी बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड की बात करें तो फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 years का पीरियड होता है इसका। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट दी लाइफ साइकिल की, किस तरीके से ये हो रहा है। तो देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। क्या होता है, जैसे ही ये वायरस आपका बॉडी के अंदर आया, किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आया, ये वायरस क्या करेगा, ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर जैसे ही एंटर करा, वहां पे क्या होगा, RNA जीनोम जो होगा वायरस का वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा टू फॉर्म द वायरल DNA। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्या होगा, RNA से DNA बनना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, द वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट DNA। और क्या होगा, जैसे ही वायरल DNA बनेगा, वायरस का DNA बनेगा, ये इनकॉर्पोरेट करने लग जाएगा होस्ट के DNA के साथ। ठीक है, एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्शियस सेल्स टू प्रोड्यूस द वायरल पार्टिकल्स। और क्या होगा, फिर जैसे ही ये होस्ट के DNA के अंदर आया, इनकॉर्पोरेट हुआ, ये अपनी प्रोजेनीज को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस, अपनी प्रोजेनी को वायरसेस बढ़ाना स्टार्ट कर देगा एंड इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। और मैक्रोफेजेस किसकी तरह एक्ट करने लग जाएंगे, एज अ HIV फैक्ट्री, कि ये HIV इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। वहां पे HIV वायरस जो है ये बढ़ता जा रहा है, इसके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, HIV जो होगा ये एंटर कर जाएगा हेल्पर सेल्स, T हेल्पर सेल्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये अपनी प्रोजेनी को रेप्लिकेट करेगा और बढ़ाने लग जाएगा। द प्रोजेनी viruses release in the blood attack other T lymphocytes. This is repeated, leading a progressive decrease in the number of T helper lymphocytes in the body of the infectious person. जैसे जैसे HIV के नंबर बढ़ते जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये ब्लड के अंदर रिलीज करते चले जाएंगे।
ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम द बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, ठीक है। इसके दौरान क्या सिम्टम्स आएंगे, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, फीवर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर lymphocytes the person starts suffering from the infectious that could be otherwise overcome such due to bacteria, especially mycobacteria, viruses, fungi and even parasite like the toxoplasma, ठीक है। एड्स क्या है, एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे दैट इज एलाइजा, एक वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर एड्स दैट इज एलाइजा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है। अगर एड्स की प्रिवेंशन करनी है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन, प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। In our country, National AIDS Control Organization that is NACO and other non-governmental organization that is NGOs, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये लोगों को एजुकेट करती हैं, स्प्रेड करती हैं नॉलेज अबाउट एड्स। नेक्स्ट वी हैव इज कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्ट डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल से क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ जो होती है, डिफरेंशिएशन जो होती है वो एक प्रॉपर हाईली कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होती है, ओके। सो हाईली कंट्रोल्ड मैनर के अंदर चल रही है वो ग्रोथ, ओके। इन कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और क्या होता है कि जैसे ही कैंसर सेल्स आ गए बॉडी के अंदर, कैंसर आपकी बॉडी के अंदर डिटेक्ट हो गया, तो ये जो मैकेनिज्म है सेल ग्रोथ की, डिफरेंशिएशन की, आप बोल सकते हो ये एक तरीके से खराब हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स। अब जैसे ही कैंसरस सेल्स आया तो इसके अंदर क्या होगा कि कैंसरस सेल्स फर्दर डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वहां पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगी, और इस वजह से क्या होगा, मासेस ऑफ सेल्स बन जाएंगे, जिसे आप नाम देते हैं ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर्स आपके पास दो तरीके के होते हैं, बेंजिंग एंड मैलिग्नेंट, ठीक है। बेंजिंग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। बेंजिंग ट्यूमर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं मूव करते, ओके, और ये लिटिल डैमेज बॉडी को करते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये क्या करता है, मासेस ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल्स में इंक्रीज बढ़ जाता है, और ये क्या करता है, ये सेल्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं रैपिडली, ओके। कैंसर की अगर हम लोग बात करें तो कॉजेज ऑफ कैंसर में आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। कॉजेज ऑफ कैंसर में आपके पास फिजिकल की वजह से भी हो सकता है, केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। ये जो एजेंट्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है कार्सिनोजेंस, ठीक है। आयनाइजेशन रेडिएशन लाइक एक्सरेज हो गई, आपके पास गामा रेज हो गई, ठीक है। नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन में लाइक यूवी कॉज द डीएनए डैमेज लीडिंग टू द नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कैंसर आपकी बॉडी के अंदर डिटेक्ट हो सकता है, ओके। कैंसर कॉजिंग वायरस जो होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। ये इनके पास क्या होता है, इनके पास जीन्स होती हैं जिन्हें नाम दिया जाता है वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है। बहुत सारी जीन्स होती हैं जिन्हें नाम दिया जाता है सेल्यूलर ऑन्कोजीन, सी ऑन्को और प्रोटो ऑन्को। ये भी नॉर्मल सेल जो होती हैं उन्हें एक्टिवेट कर देती हैं अंडर दी सर्टेन कंडीशंस और इन्हें ऑन्कोजेनिक बना देती हैं, कैंसरस बना देती हैं, ओके। कैंसर की डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो टेक्निक्स हैं आपके पास, रेडियोग्राफी हो गया, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इनके थ्रू कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सर्जरी आप बोल सकते हो, रेडिएशन थेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, ओके। और एज वेल एज द पेशेंट्स आर as well as the patients are given substances like the biological response modifier जिन्हें आप नाम देते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो कि क्या करते हैं which activates the immune system and helps in the destroying the tumor, ठीक है। this is also very important. next is drugs and alcohol abuse, ओके। तो अब हम लोग कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ड्रग्स जो होते हैं उन्हें आप बोल सकते हो कॉमनली वो एज अ अब्यूज्ड यूज किए जाते हैं, ओके। तो इनके अंदर इंक्लूड होते हैं ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स।
ओपॉइड्स ऐसे ड्रग्स हैं जिनका जो स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर होता है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, हेरोइन दैट इज कॉमनली कॉल्ड दी स्मैक इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं। कैसा कलर होता है? व्हाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, बिटर होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है। ठीक है, कैसे मिलती है? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरस, ठीक है, एक पॉपी प्लांट है, जनरली टेकन बाय द स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हेरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है? ये ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उससे इंटरैक्ट करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स के अंदर आपके पास ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट दैट इज कैनाबिस सटाइवा। ओके, कोका एल्केलॉइड जिसे आप कोकीन के नाम से भी जानते हैं, वो एक कोका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। कहाँ पाया जाता है? नेटिव टू दी साउथ अमेरिका। ठीक है, कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक एंड क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, स्नॉट किया जाता है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन दी सीएनएस। ठीक है, अदर प्लांट्स की बात करी जाए तो दैट इज जिनके पास हेल्यूसिनेकोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज एट्रोपा बेलेंडोना एंड एज वेल एज दतूरा। राइट, so this was all about today's lecture guys. next topic आपके पास जो बचता है that is adolescence and the drug alcohol abuse. okay, तो drug alcohol abuse से related आपको कुछ important points दिए गए हैं। so basically अगर हम लोग बात करें तो effect of drugs and alcohol abuse आप अच्छे से जानते हैं कि इनके हार्श इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, एक्सेसिव डोज जो होती है ड्रग्स की आप बोल सकते हो, अल्कोहल की हो सकती है, उससे इवन डेथ भी हो सकती है, एज वेल एज पर्सन्स जो होते हैं वो कोमा के अंदर भी जा सकते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ प्रिवेंशंस करने चाहिए। आपको अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, किसी भी बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। राइट, इसके अलावा एजुकेट करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए अगर कोई इंसान ड्रग ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों के अंदर फंस चुके हैं तो आप हेल्प भी मांग सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर्स से। राइट, एंड आपको देखना है कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। टिल नेक्स्ट वीडियो।